हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियों का अध्याय 5 जिसका नाम है मैकाले के विवरण पत्र एवं बेंटिक का संकल्प 1835 के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, फिर उसी अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, मैकाले के अंग्रेजी के पक्ष में तर्क से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हेडिंग है मैकाले के अंग्रेजी के पक्ष में तर्क। मैकाले जो कि 10 जून सन 1834 ईस्वी को गवर्नर जनरल की कौंसिल का कानूनी सदस्य बनकर भारत आया था, वह अंग्रेजी भाषा, सभ्यता तथा संस्कृति का प्रकांड विद्वान था। वह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक चार्ल्स के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। अंग्रेजी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए उसने कहा है कि अंग्रेजी का ज्ञान पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। इसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। अंग्रेजी शासकों की भाषा है। जो इस भाषा को जानता है वह पाश्चात्य ज्ञान के विशाल भंडार को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मैकाले ने भारत के संदर्भ में अंग्रेजी के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अंग्रेजी की श्रेष्ठता के कारण उच्च वर्ग के भारतीय जिन्हें जानते हैं तथा बोलते हैं, जिस प्रकार ग्रीक और लैटिन भाषाओं से इंग्लैंड का पुनरुत्थान हुआ है, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत का भी पुनरुत्थान होगा। भारतवासी अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक हैं जितना कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत के प्रति नहीं है। मैकाले ने अंग्रेजी के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वह उसकी अपनी व्यक्तिगत एवं संकुचित सोच का परिणाम है। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अविकसित, असक्त, गंबारू और निकम्मी बताया है। यह बड़े आश्चर्य की या मैकाले की अज्ञानता की बात है कि सूर, तुलसी, कालिदास और संत राम की भाषा, जिनकी अपनी काव्यों ग्रंथों से सारे देश को मुग्ध कर दिया था, वह मैकाले को अविकसित और गंवारू कैसे प्रतीत हुई। उक्त विचार व्यक्त करके मैकाले ने अपनी अज्ञानता तथा संकुचित दृष्टिकोण का ही परिचय दिया है। हाँ, मैकाले के अंग्रेजी के पक्ष में भारत के संदर्भ में दिए गए तर्क कि इस भाषा के ज्ञान से भारत का पुनरुत्थान होगा, आंशिक रूप से सहमति व्यक्त की जा सकती है कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से भारत में नव जागरण लाने तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने में काफी हद तक मदद मिली। भारत के उत्थान की दृष्टि से महान विचारक एवं पुनर्जागरण आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय ने भी अंग्रेजी के ज्ञान को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के निस्पंदन सिद्धांत पर विचार प्रकट कीजिए, अथवा शिक्षा में छनाई सिद्धांत का क्या अर्थ है? हेडिंग है निस्पंदन सिद्धांत। भारत में शिक्षा के विस्तार के संदर्भ में तत्कालीन अधिकारियों के समक्ष एक बड़ा प्रश्न यह था कि सर्वसाधारण को शिक्षित किया जाए अथवा एक वर्ग विशेष को। मैकाले जनसाधारण की शिक्षा के पक्ष में नहीं था, वह केवल उच्च वर्ग से संपन्न लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देने के पक्ष में था। शाब्दिक अर्थ में निस्पंदन या छनाई का अभिप्राय किसी द्रव का छन छन कर नीचे की ओर आना है, किंतु शिक्षा में इसका अर्थ है कि समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और उच्च वर्ग में शिक्षा का प्रकाश सर्वसाधारण तक पहुंचे। प्रोफेसर मैथ्यू के अनुसार उच्च वर्ग रूपी हिमालय से शिक्षा रूपी बूंदें टपके जो कालांतर में एक चौड़ी एवं विशाल धारा में परिवर्तित होकर जनसाधारण रूपी शुष्क मैदानों सिंचन करे। सन 1835 में मैकाले ने भी कहा था कि वर्तमान समय में हमें ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहिए जो हमारे तथा जनता के बीच वाहक बने। ऐसा वर्ग जो रंग रूप में भारतीय किंतु सोच, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज हो। इस वर्ग का कार्य यह होगा कि वे देसी भाषाओं को परिष्कृत तथा संपन्न करके जनता तक ज्ञान पहुंचाने के योग बनाएंगे। बंगाल की लोक शिक्षा समिति ने भी 1839 में कहा था कि हमारे प्रयास सर्वप्रथम उच्च तथा मध्यम वर्ग की शिक्षा पर केंद्रित रहने चाहिए। इन्हीं विद्वानों के द्वारा ग्रामीण विद्यालयों का सुधार होगा और शिक्षा से लाभ इन सभी को मिल जाएंगे जो निर्धनता के कारण अभी तक वंचित हैं। मुंबई के गवर्नर को
कौशल के सदस्य वार्डन ने 1823 में अपने विवरण पत्र में इस सिद्धांत का समर्थन यह लिखकर किया था, जन साधारण को थोड़ी सी शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना उपयुक्त होगा। कंपनी के संचालकों ने 1830 को अपने एक परिपत्र में इस सिद्धांत का समर्थन इन शब्दों में किया, शिक्षा की प्रगति तभी हो सकती है जब उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है। इस सिद्धांत ने भारतीय शिक्षा नीति को एक निश्चित दिशा दी। सन 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा की कि राजकीय सेवाओं में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाए, अतः अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो गया। उच्च शिक्षा की प्रगति तेज हो गई, परंतु सरकार ने जिस विचार से इस सिद्धांत को अपनाया था उसमें सफलता नहीं मिली। उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन कर जनसाधारण तक नहीं पहुंची। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग के लोग अपने की जनसाधारण से अलग मानकर उनका शोषण करने लगे। इन लोगों का एक पृथक वर्ग बन गया जो सामान्य जनता से संपर्क रहने में भी अपना अपमान समझने लगे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। हेडिंग है विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु उठाए गए कदम। विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पहला है, स्वतंत्रता के उपरांत शैक्षिक प्रसार की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित रहे, जिससे उसकी गुणवत्ता में गिरावट आई है, अतः विद्यालय शिक्षा के संख्यात्मक प्रसार तथा उसकी गुणवत्ता के उन्नयन पर ध्यान दिया जाए। दूसरा है, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षक तथा विद्यार्थियों के अनुपालन को निश्चित किया जाए तथा उनका औपचारिक रूप से अनुपालन भी किया जाए। तीसरा है, शैक्षिक स्तर के उन्नयन के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षक कक्षा में पढ़ाने अवश्य जाएं तथा छात्रों की उपस्थिति भी हो और वे ध्यानपूर्वक पढ़ें भी। चौथा है, परीक्षा में उन्हीं छात्रों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाए जिनकी सब में उपस्थिति 75% से कम ना हो। पांचवा है, शिक्षकों के लिए समय समय पर अभिनव कोर्स चलाए जाएं जिससे क्रमबद्ध तरीके से भी सभी शिक्षकों को यह कोर्स करना अनिवार्य किया जाए। नेक्स्ट है छठवां, अध्यापकों के लिए अनवरत सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि नवीनतम ज्ञान से शिक्षक अनभिज्ञ न रहें। सातवां है, परीक्षा का निर्धारण इस प्रकार किया जाए जिससे छात्र की संपूर्ण योग्यता, क्षमता तथा कुशलता का मूल्यांकन किया जा सके। आठवां है, निबंधात्मक परीक्षण के साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का भी समावेश किया जाए तथा लिखित के साथ मौखिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाए। नौवां है, शिक्षा समाज का दर्पण होता है, किंतु जब वर्तमान परीक्षा फल की तुलना में समान के स्वरूप का आकलन किया जाता है तो विरोधाभास होता है, इसमें भी सुधार किया जाना आवश्यक है। 10वां है, शिक्षकों को अच्छा वेतन तथा समय से वेतन भुगतान किया जाए तथा समय समय पर उनमें बढ़ोतरी भी की जाए। 11वां है, शिक्षकों के लिए कार्य के घंटों का निर्धारण किया जाए तथा उनमें शिक्षक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ की भावना उत्पन्न की जाए। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिक्षा नीति की घोषणा की विवेचना की अथवा लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति क्या थी अथवा बेंटिक की शिक्षा नीति की प्रमुख बातें बताइए। तीनों क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। इसका सही उत्तर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र में उल्लेखित किए गए उसमें सभी विचारों का अनुमोदन किया। इस अनुमोदन के बाद 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें उसने संस्कार की शिक्षा नीति को निम्न शब्दों में व्यक्त किया। शिक्षा के लिए निर्धारित धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयास केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। इस विज्ञप्ति के द्वारा कंपनी की शिक्षा संबंधी नीति में अचानक परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा को एक नया आकार दिया गया। यह विज्ञप्ति उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा की देना चाहती थी निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा की थी। इस प्रकार लगभग 22 वर्षों से प्राच्य एवं पाश्चात्यवादियों
का संघर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक की इस घोषणा से समाप्त हो गया, जिसमें उसने मैकाले द्वारा प्रस्तुत किए गए शिक्षा संबंधी प्रस्तावों पर यथेष्ट विचार विमर्श व वाद विवाद हुआ। पर अंत में मैकाले की विचारधारा को गवर्नर जनरल बेंटिक का समर्थन प्राप्त हुआ। बेंटिक की घोषणा इस प्रकार थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति। पहला है, भारत में अंग्रेजी शासन यूरोपीय विज्ञान एवं साहित्य का प्रचार करेगा तथा शिक्षा के लिए स्वीकृत हुई धनराशि का प्रयोग इसी मद में किया जाएगा। दूसरा है, पुराने चले आ रहे विद्यालयों को बंद नहीं किया जाएगा तथा वर्तमान छात्रों तथा अध्यापकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी रोकी जाएगी, लेकिन नए छात्रों का उत्तरदायित्व ना तो सरकार लेगी और ना ही उन्हें छात्रवृत्ति देनी स्वीकार करेगी। अध्यापकों की नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी। तीसरा है, प्राचीन भारतीय भाषाओं में मुद्रण व प्रकाशन में सरकार किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करेगी और ना ही उसका मुद्रण व प्रकाशन ही करेगी। चौथा है, इस प्रकार से बचे हुए धन से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार में इनका उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार सामान्य शिक्षा समिति को यह आदेश दिया गया कि माध्यम भाषा की रूपरेखा प्रस्तुत करे। हालांकि बेंटिक की इस घोषणा से प्रत्यक्षवादियों को धक्का लगा, परंतु शिक्षा नीति को एक स्पष्ट दिशा अवश्य प्राप्त हुई। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, मैकाले के विवरण पत्र की व्याख्या कीजिए। हेडिंग है, मैकाले का विवरण पत्र 1835। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की कौशल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय तक प्राच्य पश्चात विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। बेंटिक का विश्वास था कि मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता था। इस विचार से उसने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। फिर उसने मैकाले से 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यक्त करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। साथ ही उसने समिति के मंत्री विल्सन को प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दलों के वक्तव्यों को मैकाले के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया। मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की उक्त धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया। तदुपरांत उसने तर्कपूर्ण और बलवती भाषा से अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को बेंटिक के पास भेज दिया। हम मैकाले के विवरण पत्र के 2 प्रमुख अंशों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे पहला है 43वीं धारा की व्याख्या। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्न प्रकार से व्याख्या की है। पहला, 1 लाख रुपए की धनराशि व्यक्त करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार भी व्यय कर सकती है। दूसरा है, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। तीसरा है, भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और भी साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। अब इसी अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1757 ईस्वी में। दूसरा, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 27 मई 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लगभग 100 वर्षों तक। नेक्स्ट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1600 में। नेक्स्ट है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बारन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई थी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1781 में। नेक्स्ट है, संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन 1791 में। नेक्स्ट है, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कलकत्ता
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड बेलेजली द्वारा। नेक्स्ट है, लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, वे समर्थक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्राच्य साहित्य के। नेक्स्ट है, 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। इसमें आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। यह किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरुला एवं नाइक ने। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1813 के चार्टर। नेक्स्ट है, जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुरक्षित कर दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने वर्षों तक चला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1813 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, प्राच्यवादी दल के मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिंसेप। नेक्स्ट है, भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते। यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिंसेप का। नेक्स्ट है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्राच्य शिक्षाविद नीति के। नेक्स्ट है, भारतीयों की संस्कृति धर्म तथा प्रदर्शन केंद्रित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राच्य साहित्य में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड 4th सेमेस्टर के सभी पेपर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न और उन्हीं के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।